देखो माँ जी, मैंने आपकी छोटी बहू को कॉफ़ी बनाने के लिए बोला था और ये चाय बनाकर ले आई। एक काम भी ठीक से नहीं होता इससे। शादी को 2 महीने होने को आए हैं, पर अब भी इसको ये नहीं पता कि ससुराल में बड़ों का आदर कैसे किया जाता है। सुमित्रा जी की बड़ी बहू पूनम अपनी देवरानी रवीना के लिए अपनी सास को भड़का रही थी, जिसे सुनकर सुमित्रा जी जोर से बोली, क्या इसने तुम्हें कॉफ़ी नहीं दी? रुक, अभी बताती हूँ इसे। कहते हुए सुमित्रा जी ने अपनी छोटी बहू रवीना को आवाज़ लगाई, अरे ओ महारानी, कहाँ रह गई? अरे इतनी देर लगती है क्या नाश्ता बनाने में? बस आई माँ जी। सास की तेज आवाज़ सुनकर रवीना ने अंदर से आवाज़ लगाई। तभी पास में बैठे सुमित्रा जी के पति राम प्रसाद जी बोले, अरे बस करो भाग्यवान, कितना बोलती हो। अब तो बहू की शादी को 2 महीने होने को आए हैं, तुम्हें अभी तक उसके साथ अपनापन महसूस नहीं हुआ। कितने अच्छे से तो बेचारी घर संभालती है और बड़ी बहू से ज़्यादा काम करती है। अच्छा जी, आप उस मनहूस की क्या तरफदारी ले रहे हो? 2 महीने हो गए, अभी कुछ नहीं करना आया उसे। देखो तो पकोड़े लेकर अभी तक नहीं आई और हमारी बड़ी बहू के लिए भी चाय बनाकर ले आई, जबकि इसको तो कॉफ़ी पीनी थी। और जहाँ तक काम की बात है तो कहती हूँ तब करती है। ऐसा कुछ नहीं है सुमित्रा, तुम नहीं रहती हो तब तक वो खाना भी बना लेती है, कपड़े भी धो लेती है और सबके कपड़े प्रेस करके सबके कमरों में रख देती है। लेकिन फिर भी पता नहीं तुम्हें क्यों इतनी शिकायत है उससे। अरे भूल जाओ उस बात को कि तुम्हारा बेटा बिना तुम्हारी मर्जी के गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर ले आया, तो तुम्हें उससे जलन हो रही है। ये सुनकर सुमित्रा जी चिढ़ते हुए बोली, अजी आप भूल सकते हैं, आपको वो गरीब घर की लड़की पसंद आई होगी बहू के रूप में, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं। मेरे लिए जो बहू है वो सिर्फ मेरी बड़ी बहू पूनम है। अरे स्टेटस देखा है आपने उसका? मैं पसंद करके लाई थी उसे अपने बेटे के लिए। कितनी पढ़ी लिखी और अमीर घर से आई है। सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बड़ी बहू पूनम भी बोली, वही तो पापा जी, गांव की गरीब घर की लड़की अगर यहाँ आकर काम भी कर देती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे ये काम तो वो पहले से ही करती होगी, लेकिन मुझे तो अपने घर में कभी आदत नहीं रही। हमारे यहाँ तो नौकर काम करते हैं, हम नहीं। इसलिए आप उसका और मेरा कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा बड़ी बहू ने। देखा, अभी तक नहीं आई आपकी लाडली बहू। वो कुछ कहते उससे पहले ही छोटी बहू रवीना प्लेट में पकोड़े रखकर ले आई और बोली, सॉरी माँ जी, मैं वो पनीर के पकोड़े बना रही थी, इसीलिए आने में देर हो गई। देखा सुमित्रा, तुम्हें लगा बस वो थोड़े से पकोड़े लेकर चलेगी, जबकि वो तो हम सब के लिए और पकोड़े बना रही थी। हाँ तो फिर कौन सा बड़ा काम कर दिया? कहते हुए सुमित्रा जी ने रवीना की तरफ देखा और फिर बोली, अरे ओ करमजली, तूने मेरी बहू को चाय क्यों दी? इसे कॉफ़ी पीनी थी, उसको कॉफ़ी बनाकर दो। लेकिन माँ जी, दीदी तो रोज़ चाय बनवा कर पीती है, तो आज भी मैंने वही बना दी। हाँ तो क्या हुआ, मुझे आज कॉफ़ी पीनी है, इसलिए जाओ और मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर लाओ। बड़ी बहू पूनम ने ज़ोर से कहा तो रवीना बोली, ठीक है दीदी, अभी बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर रवीना वहाँ से चली गई। तभी राम प्रसाद जी मन ही मन सोचने लगे कि बेचारी छोटी बहू घर का सारा काम करती है, लेकिन फिर भी दोनों उसे उंगलियों पर नचाती हैं। कितनी मासूम और प्यारी बच्ची है। मुझे तो अपने बेटे की पसंद पर बिल्कुल भी शक नहीं है। पिछले 2 महीनों से देख रहा हूँ, किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। वही बड़ी बहू पूनम है, जिसकी शादी को 1 साल हो गया है
मजाल है वह अमीर बहू घर का एक काम भी कर दे। ऊपर से सुमित्रा इसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखती है। पता नहीं क्या होगा इस सुमित्रा का। तभी छोटी बहू रवीना कॉफ़ी बनाकर ले आई और लाकर अपनी जेठानी पूनम को दे दी। इधर सुमित्रा जी के दोनों बेटे भी नहा धोकर चाय का आनंद ले रहे थे। इतने में रवीना टिफ़िन बनाकर ले आई और दोनों बेटे टिफ़िन लेकर अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गई। दोनों बच्चे ऑफिस गए हैं। अभी सुन बहू, लंच में पनीर की सब्जी बनानी है और साथ में पराठे और रायता, और शाम को पालक पनीर की सब्जी, उसके साथ चावल और चटपटा बना लेना, समझी। आजकल कुछ ज़्यादा ही काम से बचने लग गई है। सुमित्रा जी ने रवीना की तरफ से घूरते हुए कहा तो वो बोली, नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो खुद ही आपको कहने वाली थी कि पालक का सीज़न शुरू हो गया है तो पालक सस्ता बिक रहा होगा, तो ज़्यादा पालक लाकर कल सुबह उसके पकोड़े भी बना देती हूँ। हाँ ठीक है, बाजार चली जाना। ठीक है माँ जी। तभी पास में बैठी बड़ी बहू बोली, देखिए माँ जी, पास वाले मॉल में कपड़ों की ब्रांडेड डिस्काउंट सेल चल रही है, हम दोनों चलते हैं ना, सामान लेकर आएंगे। दीदी, कपड़े सस्ते हैं तो मैं भी कुछ खरीद लूँगी, छोटी बहू रवीना ने कहा। तो पूनम हंसते हुए बोली, माँ जी, देखा आपने, जिस गरीब ने कभी मॉल ना देखा हो वो मॉल में जाकर महंगे कपड़े लाने की बात कर रही है। तुम्हारी औकात तो ऐसी भी नहीं है कि तुम दुकान से कपड़े खरीद सको, मॉल तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही कहा बहू तूने। सुमित्रा जी भी मुस्कुराते हुए बोली। तो राम प्रसाद जी ने कहा, अरे ले जाओ उस बेचारी को भी, क्या हो गया। नहीं नहीं, मैं इस गरीब को अपने साथ ले जाकर अपनी खिल्ली नहीं उड़वाना चाहती। कहाँ हम अमीर लोग और कहाँ ये गरीब, इसे तो राशन वाली शॉपिंग करनी है, ये उसी जगह जाने के लायक है। सुमित्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो पूनम भी हंसते हुए बोली, हाँ माँ जी। ये सुनकर रवीना को बहुत बुरा लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। पूरे दिन भर सुमित्रा जी और पूनम उसे ऐसे ही ताने सुनाती रहती। राम प्रसाद जी समझते थे, लेकिन सुमित्रा के सामने वो ज़्यादा कुछ नहीं कह पाते थे। कुछ देर बाद सुमित्रा जी अपनी बड़ी बहू पूनम के साथ मॉल में चली गई। वहीं छोटी बहू रवीना दोपहर का लंच बनाकर बाजार से सब्जी खरीद कर ले आई और रात के खाने की तैयारी करने लगी। उसने 3-4 तरह का खाना बनाकर सबके सामने परोस दिया, पर उसका खुद का खाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। अचानक उसे उल्टी होने लगी तो उसके पति रोहित ने तुरंत उसे पानी पिलाया और बोला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आजकल तुम ज़्यादा ही काम में लगी रहती हो और माँ भी तुम पर प्रेशर बनाती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कभी कभी वीकनेस आ जाती है, आप खाना खाकर आओ, मैं ठीक हूँ। यह सुनकर रोहित खाना खाने चला गया और रवीना थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। फिर खाना खाने के बाद सबके जूठे बर्तन साफ करके किचन को साफ किया, फिर जाकर सो गई। अगले दिन भी वो घर की साफ सफाई कर रही थी कि तभी अचानक चक्कर खाकर गिर गई। रोहित ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर रोहित, आप पिता बनने वाले हैं। अरे वाह, मैं बाप बनने वाला हूँ। माँ, तुमने सुना, अरे आप दादी बनने वाली हैं, रोहित ने हंसते हुए कहा। तो सुमित्रा जी मुंह बनाकर बोली, हाँ हाँ ठीक है, सुन लिया मैंने जो डॉक्टर ने कहा है। माँ, इतनी बड़ी खुशखबरी है, आप दादी बनने वाली हैं और फिर भी खुश नहीं। अरे कहाँ से खुश हूँ, जब तू मेरी सारी खुशियाँ पहले ही छीन चुका है। अब ये गरीब मुझे दादी बनाएगी। इतना कहकर सुमित्रा जी
गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। तभी राम प्रसाद जी आए। अरे बेटा, क्या हुआ? मुझे बहू की तबीयत ठीक नहीं लग रही। अभी डॉक्टर साहब को जाते हुए देखा और तेरी माँ का भी मुंह बना हुआ था। अरे पापा, आप वो सब छोड़िए और खुशखबरी सुनिए। आप दादा बनने वाले हैं और मैं पापा। अब मैं वो पल भी जीऊँगा जो मैंने आपके साथ बिताए हैं। अरे हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। और मैं तेरा बचपन दोबारा जी लूँगा। आज मेरा दिल बहुत खुश है। मन कर रहा है कि ढोल नगाड़े बजवा दूँ। इसी बात पर पापा जी, मैं मूंग का हलवा बना लेती हूँ। आपको बहुत पसंद है ना? और माँ जी को भी, रवीना ने कहा। तो राम प्रसाद जी बोले, हाँ बहू, लेकिन तू उसकी चिंता मत कर, मैं खुद बना लूँगा। तुझे आराम करना चाहिए। नहीं पापा जी, आराम तो मैं तभी करूँगी जब आपको हलवा बना कर दूँगी। ठीक है बहू, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, फिर बना लेंगी। कहते हुए राम प्रसाद जी वहाँ से चले गई और जाकर किचन में हलवे की तैयारी करने लगे। कुछ देर आराम करने के बाद रवीना भी उठकर आई तो राम प्रसाद जी हलवा बना चुके थे। अरे पापा जी, मैं ही बना देती ना, आपने क्यों कष्ट किया? नहीं बेटा, कष्ट कैसा, तुम तो रोज हमारे लिए खाना बनाती हो, तो क्यों ना आज मेरे हाथ का हलवा भी खाकर देखो। तभी बड़ी बहू पूनम भी वहाँ आ गई और अपने ससुर को रसोई में देखकर बोली, पापा जी, आज आप यहाँ रसोई में क्या कर रहे हैं? अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी देवरानी माँ बनने वाली है। अब हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है, तो उसके लिए इतना तो बनता है ना। वैसे भी ये कभी कुछ नहीं मांगती, तो मैंने ही आज इसके लिए मूंग का हलवा बना दिया, तुम भी खाओ। इतना कहकर राम प्रसाद जी बाहर चले गए। उनके जाते ही पूनम बोली, अच्छी बात है रवीना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी तो लॉटरी ही लग गई। अब तो तुम्हारी बहुत सेवा होगी, तुम्हारे बच्चे को भी बहुत कुछ मिलेगा। गोद भराई में तोहफे आएंगे। सच बताओ, ये सब तुम माँ जी का दिल जीतने के लिए कर रही हो ना? दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है। मुझे कोई कुछ नहीं देगा, तब भी मुझे उतनी ही खुशी रहेगी। अच्छा, कितना सीधा बनने का नाटक कर रही हो ना। इतना कहकर पूनम भी मुंह पिचकाकर वहाँ से जा ही रही थी कि तभी अचानक उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अरे दीदी, क्या हुआ आपको? उठो ना। रवीना जल्दी से पानी लाने लगी। तभी सुमित्रा जी भी वहाँ आ गई और पूनम को बेहोश देखकर चिंतित होते हुए बोली, अरे पूनम बहू, तुझे क्या हुआ बेटा? अचानक से बेहोश कैसे हो गई? मोहित भी ऑफिस से नहीं आया है। तभी छोटे बेटे रोहित ने कहा, आप चिंता मत करो माँ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। उसने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करके डॉक्टर को बुलाया तो चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने सबको खुशखबरी दी, जिसे सुनकर सुमित्रा जी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो बोली, क्या सच में मैं दादी बनने वाली हूँ? अरे सुना आपने, मोहित के पापा, मेरी पूनम बहू माँ बनने वाली है और आप भी दादा बनने वाले हैं। अरे डॉक्टर साहब, आपने तो मुझे ये खुशखबरी देकर बहुत खुश कर दिया। ये लीजिए आपकी फ़ीस। जी शुक्रिया। आप इनको हेल्दी चीज़ खिलाएं और ध्यान रखिए, मैं चलता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। खुशखबरी सुनकर सुमित्रा जी खुशी के मारे नाचने लगी और तुरंत रसोई से थाली और चम्मच लाकर थाली बजाने लगी। अरे भगवान, आज तो तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो दादी बनने वाली हूँ। कहते हैं जब घर में लड़का आ जाता है तब ये थाली बजाई जाती है, लेकिन मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। तभी सास को इतना खुश देखकर पास में लेटी हुई बड़ी बहू पूनम बोली, आखिर माँ जी, मैंने आपको वो खुशखबरी दे ही दी जिसका आपको इंतज़ार था। हाँ बहू,
तुझे किसी की काली नज़र ना लगे। थू थू। ये सब देखकर बगल में खड़ी रवीना मन ही मन सोचने लगी, माँ जी को सबसे पहले दादी बनने की खुशखबरी मैंने दी थी, लेकिन मेरे लिए या मेरे बच्चे के लिए वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। और जेठानी जी के लिए देखो फुदक फुदक कर नाच रही है। शायद वो मुझसे बहुत नफरत करती है और इसी वजह से मेरे बच्चे को भी शायद कभी प्यार नहीं मिलेगा। लेकिन मैं इंतज़ार करूँगी। अरे सुमित्रा, इतना खुश तो मैंने तुम्हें छोटी बहू रवीना के लिए भी नहीं देखा था। ये तो डबल खुशी की बात है कि हमारी दोनों बहुएं घर में खुशियाँ लेकर आ रही हैं। राम प्रसाद जी ने कहा तो सुमित्रा जी मुंह बनाते हुए बोली, देखो जी, ये एक्टिंग का ढोंग मुझसे नहीं होगा। मेरी एक ही बहू है और वो है पूनम, तो मैं पूनम के लिए खुश होऊंगी, ना कि इस गरीब भिखारन के लिए। और हाँ, मूंग का हलवा मेरी पूनम बहू को भी दे देना, वो भी खाएगी। और मैं जा रही हूँ मिठाई लाने, आखिर गली वालों को भी तो खुशखबरी देनी है। इतना कहकर सुमित्रा जी वहाँ से चली गई। लेकिन इधर रवीना बहू के लिए उसके पति और ससुर दोनों को बुरा लग रहा था। दिन ऐसे ही धीरे धीरे गुजरने लगे। अब सास रोज छोटी बहू से अपनी बड़ी बहू पूनम का भी काम करवाने लगी। एक दिन उन्होंने कहा, अरे ओ मनहूस, मेरी बहू के लिए हेल्दी सैंडविच बनाकर लाओ और उसे जूस भी दे दो। उसे सुबह शाम दोनों टाइम जूस देना है। और हाँ, इसके बाद कपड़े धो देना। तभी पूनम ने कहा, माँ जी, आज शाम को मेरा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, आप इसको बोल दो कि राजमा चावल बना ले। दीदी, आपको राजमा चावल नहीं खाना चाहिए, उससे गैस बन जाती है, रवीना ने कहा। तो पूनम चिढ़ते हुए बोली, तुम चुप करो, मैं तो वही खाऊंगी। अरे सुनाई नहीं दिया तुझे मेरी बहू ने क्या कहा? शाम को आज राजमा चावल ही बनेगा। सुमित्रा जी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। तो पास में बैठे राम प्रसाद जी ने कहा, सुमित्रा, तुम्हें जरा भी उस पर तरस नहीं आता? अरे बड़ी बहू की तरह वो भी गर्भवती है और इस समय उससे इतना काम करवाना ठीक नहीं है। अभी शुरुआत के महीने हैं। अरे आप चुप रहो जी, किसी गांव में होती तो भी ये गरीब इतना ही काम करती और उसकी सेहत के लिए सब ठीक है। लेकिन पूनम बहू को तो आदत नहीं है ना, अब उससे ये सब करवाऊंगी तो उसे दिक्कत होगी। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, माँ जी ठीक कह रही हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रवीना ने अपने ससुर से कहा। तो वो बोले, देखा सुमित्रा, छोटी बहू तुम्हारा प्यार पाने के लिए बेचारी सब कुछ मंजूर कर रही है। गुस्से में बोलकर राम प्रसाद जी वहाँ से चले गए और रवीना ने पूनम को सैंडविच और जूस लाकर दे दिया। फिर पूरे घर के कपड़े धोए और फिर थोड़ी देर आराम करके रात के खाने की तैयारी करने लगी। रात में खाना खाने के बाद पूनम ने कहा, आज तो बहुत मज़ा आ गया राजमा चावल खाकर। देखा, तुम फालतू में ही बकवास कर रही थी, मुझे राजमा चावल खाकर कोई गैस नहीं बनी। वो इसीलिए दीदी क्योंकि मैंने राजमा चावल में सौंफ और हींग डाल दिया था, जिसकी वजह से गैस नहीं बनती, रवीना ने कहा। तो उसका जेठ बोला, अरे वाह रवीना, तुम तो बहुत समझदार हो, वरना ये तो अपना खुद का ख्याल ही नहीं रख सकती। पर आप भी ऐसे ही अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। ऐसे ही समय गुजरता गया और रवीना पूनम का सारा काम करती और साथ ही घर का बाकी काम भी करती। बेचारी को थकान हो जाती थी, लेकिन अपने बच्चे की खातिर बीच बीच में आराम कर लेती। एक दिन पड़ोस की सरला जी उनके घर आई और सुमित्रा जी से बोली, अरे सुमित्रा, तेरी दोनों बहुओं में सबसे पहले खुशखबरी तेरी गरीब बहू ने दी है, लेकिन तू तो उसे पसंद नहीं करती। अगर उसे लड़का हो गया तब तो तुझे सारी प्रॉपर्टी उसको ही देनी होगी। अरे नहीं सरला,
मैं अपनी दोनों बहुओं से बराबर प्यार करती हूँ। वो गरीब घर से है तो क्या हुआ, आखिर मेरे घर में डबल खुशी आने वाली है। और वो कुछ भी हो, मेरे घर की पूरी प्रॉपर्टी दोनों बच्चों की है। मैं किसी चीज़ का भेदभाव नहीं करती। अच्छा ऐसा है, लेकिन जहाँ तक मैं तुझे जानती हूँ तो अपनी छोटी बहू को बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसके बच्चे को भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो प्यार करती हूँ और उनके बच्चों से भी करूँगी। कुछ देर बातें करने के बाद सरला जी तो वहाँ से चली गई, लेकिन सुमित्रा जी आंगन में आकर झूलने वाली कुर्सी पर बैठ गई और सोचने लगी। बात तो सही कही सरला ने। अगर उस गंवार बहू ने लड़के को जन्म दे दिया और पूनम को लड़की हो गई तो सारी प्रॉपर्टी वही ले जाएगी, और सबसे पहले खुशखबरी भी उसी ने दी है। नहीं, मैं उस गरीब बहू को फूटी कोड़ी नहीं दूंगी, इसलिए इस घर का बंटवारा अभी कर देती हूँ। ज़्यादा हिस्से में मेरी बड़ी बहू आएगी और उसका बच्चा रहेंगे, और अगर किसी ने मुझे कुछ बोला तो कह दूंगी कि गरीब वाली अपनी अकड़ में रहना चाहती थी, इसीलिए अलग हो गई। लेकिन इनका बंटवारा करने के बाद घर का काम कौन करेगा, उसके लिए भी मुझे केयर टेकर देखना पड़ेगा। चलो करते हैं इंतज़ाम। ये सोचकर वो अगले दिन ही प्रॉपर्टी के कागज़ बनवा कर ले आई। जब घर में आई तो रवीना पूनम को सौंप दे रही थी। तभी सुमित्रा जी ने कहा, पूनम ये सौंप पी ले, उसके बाद मुझे तुम सबसे कुछ बात करनी है। बहुत सोच समझकर मैंने कुछ फैसला लिया है। और बेटा तुम लोग भी ऑफिस बाद में जाना। लेकिन माँ, ऐसा भी क्या फैसला है जो आप मुझे ऑफिस नहीं जाने दे रही? बड़े बेटे मोहित ने कहा। तो सुमित्रा जी बोली, तू भी बेटा कितने सवाल करता है, थोड़ी देर बाद चले जाना, वैसे भी कंपनी के मालिक हो तुम। ओके माँ। कुछ देर बाद सब लोग हॉल में एकत्रित हो गई। तभी राम प्रसाद जी सुमित्रा जी को अजीब निगाहों से देखते हुए बोले, अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सुमित्रा कि तुम कुछ बड़ा कदम उठाने वाली हो। क्या बात है, अब तो बता दो, सब लोग हैं यहाँ। हाँ तो बात यह है कि मैं इस घर का बंटवारा करना चाहती हूँ। क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, ये सब मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती, लेकिन जो भी कर रही हूँ घर की भलाई के लिए कर रही हूँ। तो इस घर का 70% हिस्सा पूनम और मोहित का है और उनके होने वाले बच्चे का है, और 30% हिस्सा रोहित तेरा और तेरी बीबी का है, जो हमारे घर के सामने 30 गज का घर है। फिलहाल तुम दोनों उसी में रहोगे। ये सुनकर रोहित घबरा गया और बोला, क्या? लेकिन बंटवारा क्यों कर रही हो माँ? हमसे कोई गलती हुई है क्या? ऐसे मुश्किल समय में मैं काम पर जाऊंगा तो रवीना का ख्याल कौन रखेगा? उसे तो घर में होना चाहिए ना। अरे अगर मैं नहीं होती तब भी वो तेरे पीछे अपना ख्याल रखती ना। तुम सामने वाले घर में रहोगे बस। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ये सुनकर पास में बैठा बड़ा बेटा मोहित बोला, आप ये गलत कर रही हैं माँ। मैं समझ रहा हूँ रोहित ने अपनी मर्जी से गरीब लड़की से शादी कर ली तो आप उसके साथ ये सब कर रही हैं, लेकिन ऐसा कब तक करोगी? अब तो उनके बच्चा होने वाला है। सुमित्रा, मैं मोहित की बात से सहमत हूँ। तुम इतना बड़ा फैसला अकेली नहीं कर सकती। अभी मैं जिंदा हूँ। राम प्रसाद जी ने भी बड़े बेटे की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। तो सुमित्रा जी बोली, आप चुप रहो जी, मैं आपकी बहू को लंदन नहीं भेज रही हूँ। घर के सामने ही रहेगी, जब चाहे मिल लेना। नहीं, मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। लेकिन पापा जी, मुझे ये फैसला मंजूर है। अगर माँ जी ने हम दोनों के लिए कुछ सोचा है तो मुझे ये बंटवारा मंजूर है, मैं सह लूँगी, रवीना ने कहा। तो रोहित बोला, लेकिन रवीना, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए रोहित जी, मैं माँ जी की किसी भी बात को नहीं टाल सकती। देखा सुमित्रा, पता नहीं कब तुम्हारी आंखें खुलेंगी और अमीर गरीब की पट्टी
तुम्हारी नज़रों से उतरेगी कि तुम हीरे जैसी बहू के साथ ये सब कर रही हो। राम प्रसाद जी ने कहा। लेकिन सुमित्रा जी अपनी जिद पर अड़ी रही तो रोहित और रवीना ने भी घर में हंगामा मचाना ठीक नहीं समझा और सामने वाले घर में शिफ्ट हो गई। उनके जाने के बाद अगले दिन पूनम ने अपनी सास से कुछ खाने के लिए मंगवाया तो सुमित्रा जी अपने हाथों से उसके लिए कुछ खाने के लिए बनाकर लाई और बोली, बाप रे, मैं तो इतना काम करते ही थक गई, अब घर का काम और तेरा ख्याल कौन रखेगा। अरे हाँ, केयर टेकर को बोला था लेकिन पता नहीं कब आएगी। ये सुनकर पूनम भी घी मक्खन लगाते हुए बोली, माँ जी आप कितनी अच्छी हैं, मेरे लिए खाना बनाकर लाई। हाँ बहू, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। उधर छोटे से घर में रवीना मुश्किल से रह रही थी। अगले दिन ऑफिस जाते समय रोहित ने कहा, ठीक है रवीना, अपना ख्याल रखना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से तुम ये सब झेल रही हो और इसमें हमारा बच्चा भी सफ़र कर रहा है। मैं तुम्हारे लिए केयर टेकर लगवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने ससुराल के घर के सामने ही तो हूँ। माँ जी पापा जी हैं, अगर कोई तकलीफ़ होगी तो मैं उन्हें बुला लूँगी। ठीक है, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर रोहित ऑफिस चला गया। अभी इस बात को 2 ही दिन बीते थे कि सुमित्रा जी घर का काम करके थक चुकी और केयर टेकर बुलाती तो पैसे खर्च होते, इसलिए कुछ सोचकर वो रवीना के घर गई और उससे बोली, रवीना बहू, मैंने बंटवारा किया है पर रिश्ते नहीं टूटे हैं। अब मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ तो घर का काम मुझसे नहीं होता, इसलिए घर का काम तुम कर देना और अपनी जेठानी से भी पूछ लेना कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है माँ जी। वाह सुमित्रा वाह, इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशान। सुमित्रा जी मन ही मन बुदबुदाई और वहाँ से चली गई। रवीना सास के कहने पर उनके घर जाकर खाना बनाने लगी, घर की साफ सफाई भी करने लगी। लेकिन तभी उसको इतना काम करते देख पूनम के मन में पता नहीं कहाँ से प्यार उमड़ आया और सोचने लगी, ये रवीना अपनी प्रेगनेंसी में भी मेरा कितना ख्याल रख रही है और बेचारी खुद छोटे से घर में रहकर सफ़र कर रही है और माँ जी यहाँ पर भी इससे काम करवाती है, बेचारी गरीब को लूट रही है। एक दिन उसने रवीना से कहा, रवीना तुम्हारा शरीर थकता नहीं है क्या, इतना काम करते हुए? ऊपर से माँ जी तुम्हें भला बुरा कहती रहती है। दीदी, माँ जी माँ है, माँ की बातों का भला क्या बुरा मानना। ये कितनी अच्छी है, इसके मन में कोई मैल नहीं है, घोड़े की तरह हमेशा काम करती रहती है, वो भी प्रेगनेंसी में। पर माँ जी को बिल्कुल तरस नहीं आता इस पर, और मैंने भी तो इसके साथ कितना बुरा किया है। पर अब नहीं, अब से मैं भी उससे अपना कोई काम नहीं करवाऊंगी और खाने के लिए फल दूंगी। ये सोचकर उसने अपने लिए लाए हुए फ्रूट उसके सामने रख दिए और बोली, ये लो, तुम भी फ्रूट खा लो और अब से रोज़ खाना जब मुझे दोगी तब तुम अपने लिए भी लेकर आओगी और मेरे साथ में बैठकर खाओगी। पर हाँ, माँ जी को मत दिखाना। ठीक है दीदी। जेठानी के मुंह से ये सुनकर रवीना भी खुश हो गई। धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार उमड़ आया। अब दोनों को 9वां महीना लग चुका था, लेकिन पूनम को 9वां महीना लगते ही लेबर पेन शुरू हो गया और उसने एक बेटी को जन्म दिया। पर अभी भी सुमित्रा जी रवीना से ही पूनम और उसकी बच्ची की देखभाल करवा रही थी। रवीना बड़ी मुश्किल से चल फिर पा रही थी। सोचने लगी, बाप रे, अब तो चलने में भी बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन दीदी की बेटी को नहलाना भी है और उसकी मालिश भी करके उसे सुलाना भी है, मुझे करना ही होगा। वो सोच ही रही थी कि तभी सुमित्रा जी आई और बोली, अरे खड़ी खड़ी खुद से क्या बातें कर रही है, जाकर अपनी जेठानी को दूध दे
और उसकी बच्ची को नहला। जी माँ जी, कहते हुए रवीना किचन में चली गई और पूनम के लिए दूध ले आई। फिर उसकी बच्ची को नहलाकर सुला दिया। तभी उसको ये सब काम करते देख राम प्रसाद जी को उस पर बहुत दया आ रही थी। उन्होंने सुमित्रा जी से कहा, सुमित्रा, तुम्हें अपनी बड़ी बहू और उसके बच्ची से बहुत प्यार है तो उसके काम तुम खुद करो, लेकिन 90 महीने में उस बेचारी से काम करवाना ज़रूरी है क्या? अरे आप चुप करो जी। 90 महीने में ज़्यादा काम करेगी तभी तो उसकी डिलीवरी ठीक से होगी, उसके तो हुई नहीं। हाँ, तो इसका कारण भी तुम खुद हो। अरे आप मुझसे बहस मत करो। 1 हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। एक दिन रवीना सास के घर का पूरा काम करके अपने घर में आई ही थी कि दरवाजे में घुसते ही बेहोश होकर गिर गई। पूनम उसे खिड़की से जाते हुए देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसको नीचे गिरते हुए देखा तो जल्दी से अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, रवीना बेहोश हो गई है, उसे अस्पताल ले जाना होगा। अरे छोड़ उसको, तू अपना ख्याल रख, उस गरीब की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस करो माँ जी, बहुत सुन लिया मैंने, लेकिन अब कुछ नहीं। आप इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हैं? एक औरत होकर भी औरत की परेशानी नहीं समझ रही। उसने मेरी प्रेगनेंसी से पहले भी और डिलीवरी में भी और मेरी डिलीवरी के बाद भी मेरे बच्चे का और मेरा ख्याल रखा है, लेकिन आप उससे 9वें महीने में भी उससे इतना काम करवा रही हैं। क्या आपके लिए अमीर गरीब ही मैटर करता है? आपके बेटे का खून पल रहा है उसके पेट में। अगर उसके बच्चे को कुछ हुआ तो आप देवर जी को क्या मुंह दिखाएंगी? पापा जी, जल्दी चलिए, रवीना की तबीयत खराब है। हाँ बेटा। पूनम अपने ससुर को साथ ले जाकर रवीना को अस्पताल ले गई, जहां अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद ही रवीना ने नॉर्मल डिलीवरी से एक बेटे को जन्म दिया। राम प्रसाद जी खुशी से अस्पताल में मिठाई बांटने लगे। अगले दिन अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पूनम और राम प्रसाद जी और रोहित रवीना को लेकर उसके छोटे से घर में आ गई। सुमित्रा जी से कोई बात नहीं कर रहा था। मैं दादा बन गया, मेरे पोता और पोती दोनों मुझे मिल गई। मैं तो आज से बड़ी बहू यही रहूँगा, छोटी बहू का ख्याल रखने के लिए। हाँ पापा जी, रवीना ने मेरा इतना ख्याल रखा है, मैं भी उसका और उसके बच्चे का ख्याल रखने के लिए यही रहूँगी। माँ जी से तो मुझे कोई बात नहीं करनी है। उसी शाम बड़े बेटे बहू और राम प्रसाद जी छोटे बेटे के पास आ गई। उधर वो बड़ा सा घर सुमित्रा जी को अकेले काटने को दौड़ने लगा। कोई उनसे बात नहीं कर रहा था, जिसे देखकर उन्हें पछतावा होने लगा और मन ही मन सोचने लगी कि मैं अब अकेली यहाँ नहीं रह सकती। मेरा पूरा परिवार, मेरे दोनों पोता पोती उस छोटे से घर में हैं। जिस बहू को मैंने इतना प्यार दिया वो भी मुझसे नाराज़ होकर उसी के पास चली गई। वो सब उस छोटे से घर में भी कितने खुश हैं और मैं यहाँ इतने बड़े घर में भी घुट रही हूँ। क्या फ़ायदा ऐसी धन दौलत का? ये सोचकर अपनी गलती का पछतावा करने के लिए सुमित्रा जी भी छोटे बेटे रोहित के घर चली गई, जहाँ सब लोग एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। उन सबको देखकर सुमित्रा जी हाथ जोड़कर बोली, रवीना बहू, मुझे माफ़ कर दो और मेरी झोली में भी खुशियाँ डाल दो। उस बड़े से घर में ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ तुम सबके साथ हैं। अब मुझे समझ आया कि जहाँ प्यार और अपनापन होता है वही सबसे बड़ी अमीरी होती है। रवीना, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैं अपने पोता पोती को कब गोद में ले पाऊँगी? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सास को ऐसे रोते देख रवीना खुद को रोक नहीं पाई और बोली, अरे माँ जी, मैं होती कौन हूँ आपके पोते को आपसे दूर करने वाली? ये लीजिए। कहते हुए उसने अपना बेटा सुमित्रा जी की गोद में थमा दिया। तभी बड़ी बहू पूनम बोली, शुक्र है माँ जी, आखिर आप समझ ही गई कि असली प्यार दौलत से नहीं
अपनों के साथ होता है। हाँ बहू, मुझे 2 दिन में ये एहसास हो गया, कहते हुए सुमित्रा जी ने अपने दोनों पोता पोती को गोद में ले लिया और दोनों बहुओं को अपने उसी बड़े से घर में ले आई और अब सब लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।